Hello friends, this is SV. Welcome to अधिगम मंच. वे प्रेजेंट है विद अनदर न्यू एंड इम्पोर्टेंट सेशन. फ्रेंड्स, इस सेशन में आज जो हम करने वाले हैं PYQs नंबर 4 यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज का ये पार्ट 4 रहेगा. इससे पहले हम 3 पार्ट कर चुके हैं जिसमें हम CTET के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है, तो ये 4th रहेगा. इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहने वाले हैं फ्रेंड्स, जो कि आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी समझ को विकसित करने में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं. ठीक है, ये जो पेपर हम कर रहे हैं ये पेपर 2 है 2019 दिसंबर, यानी कि दिसंबर 2019 का पेपर नंबर 2 जो कि 6 to 8 पूछा जाता है. उसके CDP यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से संबंधित हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं. तो ये रहा 16th क्वेश्चन. इससे पहले हम 15 क्वेश्चन कर चुके हैं, या ये कह सकते हैं कि इस पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन. ठीक, तो टॉप 30 क्वेश्चन हम कर रहे हैं. 15 हम कर चुके हैं, अब 16 to 30, 16 से 30 करेंगे. ये रहा आज के लिए फर्स्ट क्वेश्चन. एक शिक्षक एक समावेशी कक्षा में विशेष योग्यता वर्ग वाले अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं को किस प्रकार से बता सकता है या फिर संबोधित कर सकता है. एक शिक्षक एक समावेशी कक्षा में विशेष योग्यता वाले बच्चे, कोई एक टीचर है, इंक्लूसिव एजुकेशन की यहाँ पे बात हो रही है. समावेशी शिक्षा में योग्यता वर्ग वाले अधिगमकर्ताओं की आवश्यकता को किस प्रकार से संबोधित कर सकता है. आकलन के लिए पेपर पेंसिल टेस्ट का प्रयोग करना तथा अभ्यास एवं रटने पर बल देना. फ्रेंड्स, बार बार हम ये रिपीट कर चुके हैं, किसी बच्चे के रोट मेमोराइजेशन पर हम बिल्कुल ज़्यादा फोकस नहीं करने वाले, रट्टाफिकेशन को कतई इम्पोर्टेंस नहीं देंगे. इसलिए यहाँ से ऑप्शन नंबर ए को हटा दीजिए. सेकंड की बात करें, विद्यार्थी को निर्देश देने के लिए एक रूप तरीकों का प्रयोग करेंगे. यदि हम निर्देश देंगे तो एक ही तरीका का प्रयोग करेंगे, या फिर अत्यधिक लिखित गृह कार्य देंगे, बहुत ज़्यादा गृह कार्य देंगे, होमवर्क जैसे हम कहते हैं. उत्तरों को अन्य प्रतिभाशाली विद्यार्थियों से नकल करने पर दबाव डालेंगे और उनके उत्तरों को कहेंगे कि आपकी क्लास में जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनसे आप नकल कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं. ठीक है, या फिर फोर्थ, प्रत्येक विद्यार्थी के अधिगम के सशक्त पक्षों एवं कमजोरियों के विश्लेषण के आधार पर विशिष्ट अधिगम उद्देश्यों को विकसित करेंगे. तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट रहेगा, यानी प्रत्येक विद्यार्थी के अधिगम के सशक्त पक्ष, प्रत्येक स्टूडेंट के जो सशक्त पक्ष हैं एवं कमजोरियां हैं उनका पहले तो विश्लेषण करेंगे कि स्टूडेंट का कौन सा पक्ष कमज़ोर है, कौन सा पक्ष अच्छा है. उसका विश्लेषण करने के बाद उनके जो विशिष्ट अधिगम, उनके जो उद्देश्य हैं, ठीक है, सीखने से संबंधित, उनको विकसित करने की कोशिश करेंगे. तो यहाँ पे ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट रहेगा. चलते हैं 17 क्वेश्चन. एक शिक्षिका अपनी कक्षा में सृजनात्मक विद्यार्थियों को किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है. कोई भी एक टीचर है वो किस तरह से अपने स्टूडेंट्स को इनक्रेज कर सकती है, यानी कि जो क्रिएटिव लर्नर हैं, जो प्रतिभाशाली हैं, उनको किस तरह से प्रोत्साहित कर सकती है. अपसारी चिंतन पर बल देकर, अभिसारी चिंतन को हतोत्साहित कर या फिर अनेक परिप्रेक्ष्यों को प्रोत्साहित करके तथा मूल विचारों को महत्व देकर, या फिर विद्यार्थियों को जोखिम लेने एवं चुनौती का सामना करने से हतोत्साहित कर. तो यहाँ पर 17th जो क्वेश्चन है वो उसका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा, यानी कि कोई भी एक टीचर क्रिएटिव स्टूडेंट्स, अपना जो सृजनात्मक विद्यार्थी हैं उनको प्रोत्साहित करना चाहती है, तो वो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट रहेगा, यानी कि अनेक परिप्रेक्ष्यों को प्रोत्साहित करें. सबसे पहले तो वो बच्चों को इनकरेज करेगी मल्टीपल पर्सपेक्टिव के लिए, उसके साथ साथ जो मूल विचारों को महत्व देगी. ठीक है, एंड एप्रिसिएटिंग ओरिजिनल आइडियाज़, जो उसके मौलिक विचार हैं उसको ज़्यादा बल देगी. यदि हम बात करें ऑप्शन नंबर फर्स्ट की, अपसारी चिंतन पर बल देगी. फ्रेंड्स, यहाँ पे अपसारी चिंतन पर बल देने से मतलब नहीं, क्योंकि जो सृजनात्मक, जो क्रिएटिव बच्चे रहेंगे उनका जो डाइवर्जेंट थिंकिंग तो कन्वर्जेंट थिंकिंग पहले से ही रहेगी. ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट रहेगा. इसके साथ 18वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कारक कक्षा में सार्थक अधिगम का पक्ष लेगा. कौन सा एक कारक है जो सार्थक जो अधिगम है उसका पक्ष लेगा. मीनिंगफुल लर्निंग. फ्रेंड्स, मीनिंगफुल लर्निंग की बहुत ज़्यादा बात होती है, इसलिए बच्चों को पढ़ने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु परीक्षणों की संख्या को बढ़ाना, यानी एक टीचर चाहती है कि अधिगम में निम्नलिखित में से कौन सा जो कारक है वो सार्थक अधिगम यानी कि मीनिंगफुल लर्निंग को ज़्यादा सपोर्ट करें, तो वो परीक्षणों की संख्या बढ़ाएगी, जो टेस्ट हो रहे हैं उनकी संख्या बढ़ाएगी, या फिर बच्चों को पढ़ने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु पुरस्कार प्रस्तुत करेगी, यानी कि बच्चे पढ़ें, उन्हें मोटिवेट करने के लिए बहुत सारे
रिवार्ड्स प्रस्तुत करेगी या फिर निर्देश के लिए केवल व्याख्यान विधि का प्रयोग करेगी, सिर्फ निर्देश देने के लिए लेक्चर मेथड का प्रयोग करेगी, या फिर विषय वस्तु तथा बच्चों के संपूर्ण कुशलताओं एवं अधिगम के प्रति सच्चा सरोकार, यानी कि बच्चे के संपूर्ण जो उसकी कुशलताएं हैं एवं उसका जो अधिगम है उसके प्रति सच्चा सरोकार रखेगी, यानी कि शोइंग जेन्युइन इंटरेस्ट इन द कंटेंट मैटर एंड हैविंग कंसर्न फॉर चिल्ड्रंस ओवरऑल वेल बीइंग एंड लर्निंग। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट रहेगा। प्रत्येक बच्चे के विषय वस्तु तथा बच्चों का जो संपूर्ण कुशलता है या कौशल हैं उनके प्रति सच्चा सरोकार रखेगी, जिससे बच्चों के जो अधिगम है, जो सार्थक है या फिर मीनिंगफुल लर्निंग बच्चों में इंक्रीज हो पाएगी। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट रहेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19वां क्वेश्चन, एन एग्जाम्पल ऑफ इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजी इज, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिभाशाली समस्या समाधान रणनीति का एक उदाहरण है, यानी कि प्रतिभाशाली बोल दिया मैंने, यानी कि प्रभावशाली समस्या समाधान का कौन सा एक तरीका है या कौन सी एक रणनीति है। 19 क्वेश्चन की यदि हम बात करें, समाधान के मूल्यांकन पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना, जो सॉल्यूशन है उसके मूल्यांकन असेसमेंट पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना, ऐसा नहीं। यदि हम उसके किसी समस्या के एवोल्यूशन मूल्यांकन, ठीक है, या फिर उसकी किसी भी रणनीति पर ध्यान नहीं देंगे तो ऐसा कैसे हो सकता है, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ से हट जाएगा। क्रियात्मक अन्यथा एक वस्तु के केवल परंपरागत कार्य पर ध्यान देना, किसी वस्तु के मतलब परंपरागत कार्य पर ध्यान देना, या फिर प्रतिक्रिया निर्धारण समस्या प्रस्तुतिकरण के एक ही आयाम में सीमित रहना। समस्या प्रस्तुतिकरण और उसके जो सॉल्विंग आयाम हैं उसका सिर्फ एक ही तरीका प्रस्तुत करना, या फिर साधन साध्य विश्लेषण समस्या को अनेक उपलक्ष्यों में विभाजित करना। मीन्स एंड एनालिसिस डाइविंग द प्रॉब्लम इनटू नंबर ऑफ सब गोल्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 19 क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो ऑप्शन नंबर 4 जो चौथा है बिल्कुल करेक्ट रहने वाला है, यानी कि मीन्स एंड एनालिसिस सबसे पहले जो साधन साध्य विश्लेषण है, सब प्रत्येक समस्या का विश्लेषण हो, उसके साथ साथ जो उनके लक्ष्य हैं, जो गोल्स हैं, उनको विभाजित करें कि छोटे छोटे लक्ष्य में बांटें कि पहले आपको इतना ये जो गोल है ये अचीव करना, उसके बाद ये अचीव करना, इसके बाद ये अचीव करना। तो कुल मिला के एक प्रभावशाली समस्या जो समाधान है उसकी रणनीति सॉल्व हो पाएगी। तो यहाँ पे 4th बिल्कुल करेक्ट रहेगा। इसके साथ 20th क्वेश्चन 20वां क्वेश्चन की यदि हम बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम के लिए एक प्रभावशाली शिक्षण प्रणाली नहीं है। फ्रेंड्स, जब भी हम टीचिंग स्ट्रेटजी की बात करें, टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटजी की बात करें तो कौन सी एक प्रणाली इफेक्टिव नहीं है, नॉट पूछा गया है। बच्चों को अंतर्दृष्टि के द्वारा अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करना, यानी कि इनकरेजिंग चिल्ड्रन टू मेक इनिशिएटिव गेसेस। बच्चे मतलब अपनी अंतर्दृष्टि के द्वारा अनुमान लगाएं, इसलिए प्रोत्साहित करेगी कोई भी एक टीचर, या फिर प्रयोग एवं पर्यवेक्षण, या फिर संवाद एवं परिचर्चा, या फिर दिए गए ज्ञान को दोहराने पर ध्यान केंद्रित करना। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 1, 2, 3 ये सभी के सभी शिक्षण की प्रभावशाली प्रणाली हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पे 4 की बात करें ये बिल्कुल नहीं रहने वाली। दिए गए ज्ञान, जो एक टीचर अपने स्टूडेंट्स, अपने छात्रों को ज्ञान दे रहा है, ठीक है, जो पढ़ा रहा है, जो सिखा रहा है, सिर्फ उस पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहें कि सिर्फ इस पर ध्यान केंद्र करो आप, ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ये एक प्रभावशाली प्रणाली नहीं रहने वाली। ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट रहता है। इसके साथ 21 यानी कि 21वां क्वेश्चन क्या कहता है, शिक्षक कक्षा में पढ़ने में ध्यान न देने वाले बच्चों से किस प्रकार का बर्ताव कर सकते हैं। यदि आप टीचर बन के जाते हैं, क्लियर, टीचर बन के आप स्कूल में गए, आप देखते हैं कि कक्षा में आपके क्लासरूम में कुछ स्टूडेंट्स हैं जो सीखने से संबंधित, पढ़ने से संबंधित, यानी कि वो नॉन अटेंटिव हैं, बच्चे ध्यान ही नहीं देते हैं आपकी लाख कोशिश करने के बाद ही, ठीक है, उनकी रुचि पढ़ने में नहीं है, ठीक। तो इस स्थिति में आप किस प्रकार से उनके साथ बर्ताव करेंगे, कौन सी एक रणनीति अपनाएंगे। बच्चों को कक्षा से बाहर जाने के लिए कहेंगे, आप कह देंगे कि जो जो स्टूडेंट्स इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं वो बाहर जाके बैठ सकते हैं या बाहर जाके खड़े हो सकते हैं, ठीक है। जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, जिनका इंटरेस्ट है, वो क्लास में रहें। तो फ्रेंड्स बिल्कुल नहीं कर सकता, कोई भी एक टीचर इस तरह का बर्ताव छात्रों के प्रति नहीं कर सकता कि सिर्फ वो
उन बच्चों को सेलेक्ट कर ले क्लास में कि जो पढ़ना चाहते हैं, जिनकी रुचि है, जिनका इंटरेस्ट है। ऐसा बिल्कुल नहीं, क्योंकि एक टीचर का दायित्व है कि वो प्रत्येक बच्चे को समावेश करे क्लास के अंदर, स्कूल के अंदर, चाहे कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, ठीक है। अपनी रणनीति, अपनी जो शिक्षण पद्धति हैं, अपना बर्ताव है, उसको चेंज करें। बच्चे में कमी नहीं ढूंढ सकता, ठीक। तो ऑप्शन ए हट जाएगा। पूरी कक्षा के सामने उन्हें बार बार डांटे, यानी कि बच्चे को डांटे बार बार, ऐसा भी बिल्कुल नहीं कर सकता कोई एक टीचर। उनसे बात करके तथा उनकी रुचि का कारण जानने की कोशिश करें, या फिर उन्हें गृह कार्य के रूप में अत्यधिक वर्कशीट दे दें, यानी कि होमवर्क बहुत ज़्यादा दे दें, जिससे उस पर बर्डन आए और बच्चे इंटरेस्ट लेने लगें। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर यदि हम 3 की बात करें, 21 में 21वां बिल्कुल करेक्ट रहेगा। उनसे बात करके ऐसे बच्चे जो क्लास के अंदर इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, रुचि नहीं ले रहे हैं पढ़ने में, सबसे पहले तो उनसे बात करें कि आखिर उनकी पढ़ने में अरुचि क्यों है, वो इंटरेस्ट क्यों नहीं ले रहे हैं, उस कारण को जाने और उसे सॉल्व करने की कोशिश करें। ये एक टीचर का दायित्व बन जाता है। तो यहाँ पे 3, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट रहेगा। इसके साथ 22वां क्वेश्चन, संरचनावादी उपागम बताता है कि डैश ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक है, ठीक है। जो संरचनावादी उपागम है, इससे संबंधित प्रत्येक सीटेट एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं 1 से 2, ठीक है। यानी कि संरचनावादी जो उपागम है, जो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच है, क्लियर, वो क्या सजेस्ट करता है कि ज्ञान की संरचना के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक क्या है? विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान, अनुबंधन, दंड या फिर यंत्रवत याद करना, यानी कि प्रायर नॉलेज ऑफ द लर्नर या स्टूडेंट्स, कंडीशनिंग, पनिशमेंट या फिर रोट मेमोराइजेशन। फ्रेंड्स, यदि हम रोट मेमोराइजेशन की बात करें तो इसे तो आप आंख बंद करके बिल्कुल नेगलेक्ट कर दीजिए, ये तो कतई हो ही नहीं सकता। इसके बाद पनिशमेंट भी नहीं हो सकता, क्योंकि पनिशमेंट से बच्चे का भी सीख नहीं सकते। कंडीशनिंग, ठीक है, तो कंडीशनिंग का अलग ही एक रूप रहेगा, यहाँ पे कंडीशनिंग नहीं रहेगी। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो संरचनावादी मानते हैं वो है किसी भी बच्चे की प्रायर नॉलेज, यानी कि प्रायर नॉलेज ऑफ द लर्नर, विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। इसके साथ हम चलते हैं नेक्स्ट 23वां क्वेश्चन, बच्चे अनेक घटनाओं के बारे में सहज अनुभूत सिद्धांत की संरचना करते हैं, इस पृष्ठभूमि में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? बच्चे अनेक घटनाओं के बारे में सहज अनुभूत सिद्धांत की संरचना करते हैं, इस पृष्ठभूमि में शिक्षक को क्या करना चाहिए? संवाद के द्वारा बच्चों की इन अवधारणाओं को चुनौती देनी चाहिए, ठीक है, हम 23वें क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। या फिर बच्चे को इन विचारों को खारिज कर देना चाहिए, बच्चों के इन विचारों को खारिज कर देना चाहिए, या फिर बच्चों के विचारों एवं सिद्धांतों को अनदेखा कर देना चाहिए, या फिर बच्चों को इन विचारों के लिए डांटना चाहिए, डांटने के साथ साथ, क्योंकि ये विचार उनके शिक्षण में हस्तक्षेप करते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे यदि कोई भी बच्चा अनेक घटनाओं के बारे में एक सहज सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं, सिद्धांत की रचना प्रस्तुत करते हैं, ठीक है, तो उसमें एक टीचर की जो पृष्ठभूमि है वो रहेगी ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि एक टीचर की पृष्ठभूमि रहेगी कि संवाद के द्वारा बच्चों की इन अवधारणाओं को चुनौती दें, उनके साथ संवाद करें, ठीक है, चैलेंज दीज कॉन्सेप्शंस ऑफ चिल्ड्रन थ्रू डायलॉग के थ्रू इन कॉन्सेप्ट, ये जो अवधारणा इनको चुनौती दें, जिससे बच्चों की जो अवधारणा है और ज़्यादा सशक्त होंगे, मजबूत होंगे, और बच्चे और ज़्यादा सहजता के साथ अपनी अवधारणा प्रस्तुत करने की कोशिश कर पाएंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट रहेगा। इसके साथ 24वां क्वेश्चन, संज्ञान एवं संवेग के बीच किस प्रकार संबंध होता है? संज्ञान एवं संवेग यानी कि कॉग्निशन एंड इमोशन की जब भी हम बात करते हैं तो एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। एक दिशीय संवेग ज्ञान को प्रभावित करता है, एक दिशा में प्रभावित करेगा, या फिर द्विदिशीय संज्ञान संवेगों को प्रभावित करता है, या फिर द्विदिशीय, दोनों के बीच एक गतिशील पारस्परिक क्रिया है। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट रहेगा। जब भी हम कॉग्निशन एंड इमोशंस के रिलेशन की बात करते हैं तो बाई डायरेक्शनल होता है। क्लियर, बाई डायरेक्शनल का मतलब द्विदिशीय होता है, जिसमें डायनामिक इंटरप्ले बिटवीन बोथ, दोनों के बीच एक गतिशील पारस्परिक क्रिया होती है, दोनों एक दूसरे से प्रभावित होते हैं, ठीक है, एक दूसरे से स्वतंत्र कभी नहीं हो सकते। तो यहाँ पे 4th ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा, ठीक। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। फ्रेंड्स, हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट में एंड इमोशनल डेवलपमेंट की जो थ्योरी हम कराए हैं उसमें ये सारी की सारी चीज़ बहुत डीपली डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो अब तो आपके पास वो
देखने का टाइम नहीं है। यदि आप देखना चाहते हैं, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं, तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं आप। कॉग्निटिव डेवलपमेंट के साथ साथ इमोशनल डेवलपमेंट जो बच्चे में होता है, ठीक है, उन दोनों से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पे हम क्वेश्चन के साथ कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं, तो वो भी आपकी हेल्प कर सकता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट 25th यानी कि 25वां क्वेश्चन। 25वां क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट लर्निंग। निम्नलिखित में से कौन सा एक फैक्टर है जो लर्निंग यानी कि बच्चे का सीखना है, अधिगम है, उसको प्रभावित करता है। क्लियर। तो यहाँ पे कौन कौन सा एक फैक्टर रहेगा? विद्यार्थी की अभिरुचि यानी कि इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट, या कि विद्यार्थी का सामवेगिक स्वास्थ्य, इमोशनल हेल्थ, या फिर शिक्षण शास्त्रीय रणनीतियाँ, या फिर विद्यार्थी का सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ। यानी कि बच्चे का जो सोसाइटी है और कल्चर है वो इफ़ेक्ट करेंगे। तब क्लियरली, बिल्कुल क्लियरली आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे चारों के चारों ऑप्शन विद्यार्थी के लर्निंग को अफेक्ट करेंगे। ठीक है, ये तो रहा एक क्वेश्चन जो 2019 में पूछा गया। लेकिन इस तरह से कभी भी इस तरह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यहाँ पे एक इंटरेस्ट जो एक फैक्टर है उसको इस तरह का दे दे जो बच्चे के लर्निंग को अफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन और ऑप्शन को आपको केयरफुली रीड करना है एंड उसके बाद ही आंसर पर टिक करना है। तो यहाँ पे दोबारा से देख लें, चारों के चारों ऑप्शन किसी भी बच्चे के लर्निंग को अफेक्ट करेंगे, प्रभावित करेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट रहेगा, यानी कि 1 2 3 4। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं 26th। फ्रेंड्स, 26 करने से पहले आई वुड लाइक टू टेल यू, यदि आप को थोड़ी सी हेल्प मिल रही है तो हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। और हाँ, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपनी सीटेट या किसी भी टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड, सुपर टेट, यूपी टेट, सभी से संबंधित CDP चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी एंड अदर सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हैं, प्रत्येक कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें हमारे बेल आइकन को। हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचता रहे। इसके साथ अब हम करते हैं 26 यानी कि 26वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से ज्ञान के सार्थक संरचना की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पहलू है। फ्रेंड्स, स्पीड से हम इसलिए चल रहे हैं क्योंकि अब सीटेट एग्ज़ाम होने में बहुत ही कम दिन बचे हैं, इसलिए हम प्रत्येक क्वेश्चन को थोड़ा फास्ट लेकर चल रहे हैं। तो 26वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या ज्ञान के सार्थक संरचना की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पहलू है? यदि हम ज्ञान के सार्थक संरचना की बात करें, डैश आर एन इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ मीनिंगफुल कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज। मीनिंगफुल कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं, यानी कि नॉलेज का जो मीनिंगफुल कंस्ट्रक्शन है उसकी बात करें तो सामाजिक पारस्परिक क्रियाएं, लगातार अभ्यास तथा बार बार स्मरण करना, या फिर पुरस्कार एवं दंड, या फिर उद्दीपन, प्रतिक्रिया, अनुबंधन। तो फ्रेंड्स, जब भी हम बच्चों के सार्थक ज्ञान की संरचना की बात करें, उसकी प्रक्रिया की बात करें, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 26 का फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट रहेगा, यानी कि सामाजिक पारस्परिक क्रिया। बच्चा यदि समाज के साथ सोशल इंटरेक्शन करेगा तो उसका सार्थक ज्ञान हो पाएगा। बच्चा एक्सप्लोर करेगा समाज में, सोसाइटी के साथ, अपने पीयर्स के साथ, अपने बड़ों के साथ, अपने ग्रुप के साथ सारी के सारी चीज़ें डिस्कस करेगा, प्रत्येक पहलू पर वो बात कर पाएगा। ठीक है, खुद अपने अनुभव द्वारा वो सीख पाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट 27वां क्वेश्चन क्या कहता है? जब विद्यार्थी पुरस्कार पाने की इच्छा से बार बार किसी गतिविधि को करने का निर्णय लेते हैं, ठीक है, जैसा कि एक प्रयोग का नियोजन एवं संचालन करना जो कि प्रत्यक्ष रूप से उस गतिविधि से संबंधित नहीं है, जैसा कि एक स्टार या बैच प्राप्त करना, ऐसी स्थिति में क्या संभावना उत्पन्न होती है? फ्रेंड्स, जब स्टूडेंट की इस तरह की सोच, इस तरह की अवधारणा बन जाती है कि वो प्रत्येक निर्णय, प्रत्येक गतिविधि करने के लिए सिर्फ ये देखते हैं कि उन्हें प्राइज़ मिलेगा। क्लियर। यानी कि टीचर उसे बार बार प्राइज़ देती है प्रत्येक गतिविधि में शामिल होने के लिए। ठीक है, तो बच्चों की इस तरह की अवधारणा बन चुकी है। ठीक, अब वो जो प्राइज़ है, वो जो पुरस्कार है जो टीचर प्रस्तुत कर रही है, वो बच्चे के उस गतिविधि से संबंधित है भी या नहीं, लेकिन उसकी विचारधारा इस तरह की बन चुकी है कि जब हमें टीचर प्राइज़ देगी, जब भी हम किसी भी गतिविधि में पार्टिसिपेट करेंगे, भाग लेंगे। क्लियर। यहाँ से क्वेश्चन आई होप यहाँ बिल्कुल क्लियर होगा। ऐसी स्थिति में क्या संभावना उत्पन्न होती है? तो इस स्थिति में कौन सी एक संभावना है जो उत्पन्न होती है? अधिगम के प्रति भौतिकवादी अभिवृद्धि का विकास, जो लर्निंग है उसके प्रति भौतिकवादी यानी कि मेटेरियलिस्टिक एटीट्यूड टुवर्ड्स लर्निंग ये डेवलप होगा, या फिर समझने के लिए अधिगम से आनंद प्राप्त होगा, या ऐसी स्थिति में बच्चे समझने में आनंद प्राप्त करेंगे, या फिर
पुरस्कार के बिना भी उस गतिविधि में लगे रहेंगे, या फिर पुरस्कार के बिना उस गतिविधि में लगे रहेंगे, या फिर अन्य लोगों को खुश करने के लिए कार्य करने के बजाय स्वयं की निपुणता के लिए उद्देश्य निर्धारित करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ऑप्शन ए कहता है कि अधिगम के प्रति भौतिकवादी अभिवृद्धि का विकास होगा। ऐसी स्थिति में यदि स्टूडेंट ये चाहते हैं या ये सोचते हैं कि सिर्फ वो उस गतिविधि में इसलिए पार्टिसिपेट करेंगे क्योंकि उन्हें पुरस्कार मिलेगा, रिवार्ड मिलेगा, तो इस स्थिति में डेवलप मेटेरियलिस्टिक एटीट्यूड टुवर्ड्स लर्निंग, तो बच्चों में एक भौतिकवादी सोच, भौतिकवादी अभिवृद्धि का विकास हो जाएगा। सिर्फ वो पुरस्कार के लिए गतिविधि में पार्टिसिपेट करेंगे, उनका मीनिंगफुल लर्निंग, सार्थक ज्ञान की संरचना से कोई सरोकार नहीं रहने वाला। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन पेडागोजी में पूछे गए हैं। 27 के बाद अब हम चलते हैं 28 यानी कि 28वां क्वेश्चन। बाल्यावस्था की अवधारणा से क्या अभिप्राय है? द कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्डहुड इज, यदि हम चाइल्डहुड के कॉन्सेप्ट की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सी एक अवधारणा सही रहेगी, उससे मिलती जुलती रहेगी या फिर सटीक रहेगी? 28वां क्वेश्चन। यह विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भों में सार्वभौम रूप से समान है, या फिर समकालीन सामाजिक संरचनावादी मनोवैज्ञानिकों के अनुसार यह एक सामाजिक संरचना है, या फिर यह कि बच्चे दुष्ट रूप से पैदा होते हैं और उन्हें सभ्य बनाता है। चाइल्डहुड सभ्य बनाएगा नहीं, उनकी सोसाइटी, उनका समाज, उनका कल्चर सभ्य बनाएगा। ठीक है, क्योंकि बच्चा एक सामाजिक प्राणी है, जब समाज में जाएगा तभी वो सभ्य बनेगा। ठीक है, तो यह है कि बच्चे शून्य से शुरुआत करते हैं और उनके अनेक गुण पूर्ण रूप में परिवेश में विकसित होते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन नंबर, यदि हम बात करें, ए भी थोड़ा थोड़ा सही लग रहा है। ठीक है, लेकिन हम ऑफिशियल आंसर की पर जाते हैं तो यहाँ पे क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट रहेगा, यानी कि समकालीन सामाजिक संरचनावादी मनोवैज्ञानिकों के अनुसार यह एक सामाजिक संरचना है। जो मनोवैज्ञानिक है, सामाजिक संरचनावादी मनोवैज्ञानिक, जो सामाजिक संरचनावादी हैं, ठीक है ना, तो उनके अनुसार जो चाइल्डहुड है वो मानते हैं यानी कि सिर्फ एक सामाजिक संरचना है। समाज के आधार पर, सामाजिक संरचना के आधार पर उन्होंने वर्गीकृत किया है किसी भी बच्चे के डेवलपमेंट को। ठीक है, तो उसमें पहला होगा इन्फेंसी, दूसरा हो गया बाल्यावस्था, तीसरा हो गया बाल्यावस्था के बाद किशोरावस्था। ठीक है, तो कुल मिला के उन्होंने जो वर्गीकृत किया है तो ये एक सामाजिक संरचना है, समाज के आधार पर उन्होंने इसका वर्गीकरण किया है। तो 28 में का सेकंड बिल्कुल करेक्ट रहेगा। इसके साथ 29वां क्वेश्चन क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टराइज द पीरियड ऑफ मिडिल चाइल्डहुड, जो मध्य बाल्यावस्था है उसकी कौन सी एक विशेषता रहने वाली है? मध्य बाल्यावस्था की विशेषता। फ्रेंड्स, बाल्यावस्था की यदि हम बात करें, चाइल्डहुड होता है 2 to 12, यानी कि 2 से 12 वर्ष की अवस्था को मनोवैज्ञानिकों ने चाइल्डहुड माना है, यानी कि बाल्यावस्था। इसमें बाल्यावस्था की यदि हम बात करें तो 2 से 6 वर्ष की अवस्था वो हो गई अर्ली चाइल्डहुड। ठीक है, पूर्व बाल्यावस्था, और 6 से 12 वर्ष की अवस्था हो गई उत्तर बाल्यावस्था, यानी कि लेटर चाइल्डहुड। ठीक है, 2 तरीके से वर्गीकृत किया है या 2 वर्गों में वर्गीकृत किया है बाल्यावस्था को। यदि हम इसमें मध्य बाल्यावस्था की बात करते हैं तो मध्य बाल्यावस्था हो जाएगी, यानी कि 8 से 10 वर्ष की अवस्था को हम मध्य बाल्यावस्था कह सकते हैं। जो 8 से 10 वर्ष की अवस्था है ये मध्य बाल्यावस्था मानी जा सकती है या कही जा सकती है। तो इस अवस्था में, इस स्टेज में बच्चे की कौन सी एक विशेषता है? 29वां क्वेश्चन। शारीरिक वृद्धि एवं विकास बहुत तीव्र गति से होता है, अमूर्त रूप से सोचने तथा वैज्ञानिक तर्क का प्रयोग करने की योग्यता विकसित होती है। या फिर हम बात करें, बच्चे तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं, या फिर अधिगम मुख्य रूप से संवेदी एवं चालक गतिविधियों द्वारा घटित होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम बात करें 8 से 10 यानी कि 8 से 10 वर्ष की अवस्था में, तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट रहेगा। इस अवस्था में बच्चे तर्क करने लगते हैं और मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज की बात हो रही है। यदि हम संज्ञानात्मक विकास प्याजे से संबंधित बात करें, उन्होंने जो बात की है यानी कि 7 से 11 वर्ष की अवस्था कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, तो मिलती जुलती अवस्था है, यानी कि 8 से 10 या फिर 7 से 11 की बात करें तो ये रहेगा कि बच्चे तर्क करना प्रस्तुत करते हैं, बच्चों में लॉजिक आने लगता है। इसके साथ वो मूर्त जो चीज़ें हैं, उनके सामने प्रस्तुत जो चीज़ें हैं जिनको वो देख सकते हैं, उसके बारे में अपनी संरचना बना सकते हैं, अपना थॉट विचारधारा प्रस्तुत कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर
थर्ड बिल्कुल करेक्ट रहेगा 29वें क्वेश्चन का। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स इस सेशन का। हमने यहाँ पे डिस्कस किया यानी कि चाइल्ड साइकोलॉजी, मनोविज्ञान से संबंधित, पेडागोजी से संबंधित 30 क्वेश्चन यहाँ पे हम डिस्कस कर चुके हैं, जो कि पेपर 2019 का था, पेपर सेकंड, जो 6 to 8 पूछा जाता है। ठीक है, ये जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं फ्रेंड्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा मदद करता है, आपकी अंडरस्टैंडिंग को मजबूत करता है, क्योंकि इसी तरह के रिपीटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनसे मिलते जुलते, क्योंकि क्वेश्चन की लैंग्वेज बिल्कुल अलग हो सकती है लेकिन कॉन्सेप्ट वही रहेगा। क्लियर? तो सीटेट एग्ज़ाम होने में ज़्यादा दिन नहीं रहे, इसलिए हम यहाँ पे ये प्रीवियस ईयर एग्जाम्स क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट आएगा, उसमें हम और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे 30 यानी कि लास्ट क्वेश्चन रहेगा, परिवार एवं पड़ोस बच्चों के समाजीकरण की फैमिली एंड नेबरहुड आर मनोवैज्ञानिक एजेंसियां हैं, प्राथमिक एजेंसियां हैं, या फिर मध्य एजेंसियां, या फिर द्वितीयक एजेंसियां हैं। यानी कि कौन सी एजेंसी हैं जो फैमिली यानी कि परिवार एवं पड़ोस है। फ्रेंड्स, जब भी हम प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन, सामाजिकरण की बात करते हैं, सामाजिकरण, बच्चे में सामाजिक विकास जब विकसित होता है, बच्चा सामाजिक प्राणी बनने की कोशिश करता है, समाज में जो समाज द्वारा निर्धारित है उनके गुण, विशेषता, वैल्यू, मॉरल आदि चीज़ों को जब सीखता है बच्चा, तो उसे बच्चे का सामाजिकरण, प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन यानी कि बच्चे में सामाजिक विकास का विकसित होना हम कहते हैं। इसमें भी यदि हम बात करें प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन में, तो 2 एजेंसीज़ हैं। ठीक है, यानी कि 2 तरह की एजेंसियों की बात हो रही है यहाँ पे। पहली की यदि हम बात करें तो उन्हें हम प्राथमिक कहते हैं, प्राइमरी एजेंसीज़। सेकंड, दूसरे की बात करें तो उन्हें गौण मतलब द्वितीयक एजेंसीज़ कहते हैं। यानी कि पहले जब बच्चा प्रवेश करता है, बच्चे में सामाजिकरण का गुण सबसे पहले विकसित होता है, उन्हें फर्स्ट यानी कि प्राइमरी एजेंसी कहेंगे। उसके बाद जब बच्चा एक परिवेश से दूसरे परिवेश में प्रवेश करता है, वहाँ का सोशलाइजेशन होता है, वहाँ का सामाजिकरण वो एक्वायर करता है। ठीक है, यानी सीखता है, तो उनको कहते हैं हम सेकेंडरी एजेंसीज़। तो फैमिली एवं पड़ोस की यदि हम बात करें तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बच्चा जब आएगा माँ के गर्भ से, तो वो अपनी फैमिली में आएगा, अपने परिवार, अपने बड़ों, अपने माता पिता के साथ। तो कुल मिला के फैमिली रही, उसके साथ उसका पड़ोस रहा। 4 साल तक की बात करें, 5 साल तक की बात करें, या फिर 6 साल तक की बात करें, तो बच्चा अपनी फैमिली में रहेगा। किस में? परिवार में रहेगा। परिवार के सभी गुण उसमें विकसित रहेंगे। कुल मिला के समाजीकरण बच्चे का समाज में आने के साथ ही प्रारंभ हो जाता है, बच्चे में सामाजिक गुण विकसित होने लगते हैं धीरे धीरे। उसके साथ वो पड़ोस में जाएगा। 6 साल तक की हम बात कर रहे हैं, इन्फेंसी एज की यदि हम बात करें तो पड़ोस में रहेगा। कुल मिला के ये प्राइमरी एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन रहेंगे। फैमिली एवं पड़ोस की जब भी हम बात करते हैं तो सामाजिकरण की ये प्राथमिक एजेंसियां रहेंगी। ठीक है, तो मनोवैज्ञानिक एजेंसियां नहीं रहेंगी, द्वितीय एजेंसियां भी नहीं रहेंगी, यानी कि सेकेंडरी भी नहीं रहेंगी। तो यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन का यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल करेक्ट होता है। अब हम बात कर लेते हैं सेकेंडरी एजेंसीज। इसके साथ बच्चा 6 साल के बाद स्कूल में प्रवेश करेगा, तो उसका स्कूल हो गया क्या? बच्चे का स्कूल यानी कि उसका विद्यालय। विद्यालय के साथ साथ बच्चा विद्यालय में जाएगा तो उसकी लाइब्रेरी हो गई, मीडिया हो गई, टीवी हो गई। ठीक है, तो मीडिया की यदि हम बात करें, मीडिया के साथ साथ उसकी लाइब्रेरी हो गई और अदर इंटरनेट हो गया, बहुत सारी चीज़ें हो गई, हॉस्पिटल हो गया। वहाँ पे बच्चा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सीखता है, तो वो उसकी सेकेंडरी एजेंसीज हो गई। क्लियर? तो यहाँ पे क्वेश्चन में जो पूछा गया है प्राथमिक यानी कि प्राइमरी एजेंसीज, तो फैमिली एवं पड़ोस ये प्राइमरी हो गई। ठीक, तो यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन हमने डिस्कस किया, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट रहेगा। इसके साथ यहाँ पे ये पार्ट ख़त्म होता है। आई होप यहाँ से सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो लास्ट में हमारे इस सेशन को लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे इस चैनल अधिगम मंच को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे उसके लिए प्रेस करें हमारे बेल आइकन को। ठीक है, इसके साथ कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग, दैट वाज एसपी सिंह साइनिंग ऑफ।